जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। मैं आपका दोस्त अंकित स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार में। कैसे हैं दोस्तों आप? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। वो कहते हैं ना, उम्मीदों की कश्ती कभी डुबोया नहीं करते, दूर हो मंजिल तो रोया नहीं करते। जो खुद पर रखते हैं यकीनन वो जिंदगी में कुछ खोया नहीं करते। तो दोस्तों, आज पढ़ने वाले हैं हम टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। तो दोस्तों, जब भी हम किसी एग्जाम के अंदर बैठते हैं तो हमें सबसे पहले एक चीज अपने माइंड के अंदर फिक्स कर लेनी होती है, ये चीज कि जिस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं क्या वो एग्जाम के लिए रिलेवेंट है या नहीं है, और अगर है तो कितना है। एग्जाम के अंदर उससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, लो या डाउन, नॉर्मल या मीडियम, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बेटा वही मैं आज आपको बताऊंगा कि किस एग्जाम के अंदर ये सब्जेक्ट पूछा जाता है और किसके अंदर नहीं पूछा जाता। तो अगर मैं बात करूं बेटा आपकी CHSL, जिसको हम LDC बोलते हैं, या CGL प्री की बात करूं, तो बेटा दो क्वेश्चन आते हैं 25 में से। दो क्वेश्चन आते हैं 25 में से, LDC और आपका CGL प्री का लेवल, दोनों का लगभग सेम सा होता है ना। दोनों के अंदर 25 में से दो क्वेश्चन पूछ जाते हैं, ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। हालांकि ये जो चैप्टर है टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, इसके अंदर हम 4 चैप्टर को कवर करने वाले हैं। पहला समय और दूरी, दूसरा ट्रेन, तीसरा वोट एंड स्ट्रीम और चौथा आपका रेस। ठीक, अच्छा, अगर मैं बात करता हूं SSC CPO की, तो यहां पर दो क्वेश्चन आते हैं 50 में से। और अगर मैं बात करूं CGL मेंस की, तो यहां पर 3 से 4 क्वेश्चन आपके बनते हैं आउट ऑफ 100। और अगर मैं बात करता हूं आपकी CDS की, तो CDS के अंदर बच्चे 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं आउट ऑफ 100। एक्चुअली बच्चे ये जो टॉपिक है ना, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर एग्जामिनर ने अपना दिमाग लगाना बंद कर दिया। ये एकमात्र एक ऐसा चैप्टर है जो कई साल से, लगभग 4, 5, 6 साल से रिपीटेड क्वेश्चन दे रहा है। इसमें एग्जामिनर अपना दिमाग नहीं लगाता, नए क्वेश्चन नहीं बनाता। मेरी बात समझ में क्यों नहीं आती कि एग्जामिनर इसके अंदर अपना दिमाग क्यों नहीं लगाता? हालांकि इसके अंदर बड़े से बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन एग्जामिनर इसके अंदर अपना ज्यादा माइंड नहीं लगाता। तो वही बात आपको अपने माइंड में रखनी है कि हमें भी इस चैप्टर को एक एवरेज टाइम देना है, ये नहीं कि हमें इन 4 चैप्टर को ज्यादा टाइम देना है। क्लियर हुई बात? अच्छा, इसके बाद आता है आपका बैंकिंग। बैंकिंग की अगर बात करूं बेटा, आपका चाहे आपका IBPS PO हो, IBPS क्लर्क हो, SBI PO हो या SBI क्लर्क हो, सभी के अंदर अगर मैं चारों एग्जाम की बात करूं तो यहां पर भी इसका ये फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है। बात क्लियर हुई? बैंकिंग का टाइम, स्पीड और डिस्टेंस फेवरेट टॉपिक नहीं है। बात क्लियर हुई? तो अगर टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, एक्चुअली में होता क्या बेटा, यहां से जो लैंग्वेज आती है ना आपकी, वो बहुत ही सिंपल आती है, बहुत ही सिंपल आती है। टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, अगर मैं इन एग्जाम की बात कर रहा हूं, अगर आप इन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यहां पर आपको लैंग्वेज बहुत ही सिंपल देखने को मिलेगी। ठीक है बच्चे? अगर लैंग्वेज यहां सिंपल देखने को मिलेगी तो लैंग्वेज हार्ड कहां देखने को मिलेगी, लैंग्वेज बढ़िया वाली कहां देखने को मिलेगी? ये वाली बात जो है बच्चों के माइंड में क्लिक करती है। सही है, क्लिक होनी भी चाहिए। चलो मैं आपको बताता हूं कि ये लैंग्वेज कहां पर आपको सिंपल मिलेगी और कहां पर आपको बढ़िया मिलेगी। तो ये बात क्लियर हुई? यहां पर तो आपको लैंग्वेज सिंपल मिलनी है। चलिए अब मैं बात करता हूं MBA एग्जाम की। लाइक MBA एग्जाम के अंदर जैसे आपका हुआ कैट का एग्जाम, MCAT का एग्जाम, IIFT, स्नैप का एग्जाम, जेड का एग्जाम। अगर मैं इन एग्जाम की बात करूं तो बेटा यहां पर आपकी लैंग्वेज मिलती है आपकी मॉडरेट, बढ़िया वाली लैंग्वेज मिलती है बेटा आपको। अगर एग्जामिनर कोई बढ़िया क्वेश्चन उठाता है तो यहां से उठाता है। मैं आपको ऑलरेडी कह चुका हूं कि टाइम, स्पीड और डिस्टेंस में एग्जामिनर अपना दिमाग नहीं लगाता, वो केवल रिपीटेड क्वेश्चन ही देता है। तो बेटा मैं आपको एक सलाह दूंगा कि जब भी आपको ये टॉपिक करना हो तो केवल लास्ट 3 या 4 इयर्स के प्रीवियस क्वेश्चन कर लो, क्वेश्चन आपको डिक्टो मिल जाएगा, डिक्टो। ठीक है बच्चे? चलो हमने ये जाना कि इस टॉपिक से किस एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन बनता है। चलिए
इस टॉपिक के अंदर हम केवल और केवल 3 चीज पढ़ेंगे बेटा, मात्र 3 चीज, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। इन 3 चीज का खेल है। इन 3 चीज से हम 4 चैप्टर को कवर करने वाले हैं। एकदम बेसिक से लेके चलूंगा और एकदम टॉप तक लेके जाऊंगा। एकदम A1 क्वेश्चन कराऊंगा, A1 क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हमें बेसिक समझना होगा कि इसका बेसिक होता क्या है। ठीक बच्चे, चलो इसका बेसिक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। दूरी बराबर चाल गुणा समय। दूरी को डिनोट करता हूं मैं d से, चाल को करता हूं s से और टाइम को करता हूं t से। तो मेरा एक फॉर्मूला बनता है d इज इक्वल टू s इंटू टी, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, तो यहां से ही हमारे 2-3 फॉर्मूले बनेंगे। अब होता क्या है कि टीचर्स डायरेक्ट कह देते हैं कि बेटा चालों का अनुपात इज इक्वल टू 1/2 समय का अनुपात। डायरेक्ट लिखा जाता है आपको कि S1 अनुपात S2 इज इक्वल टू T2 अनुपात T1, और बच्चा इसको रट लेता है। वो कहता है कि अगर किसी चालों का अनुपात S अनुपात S2 इज इक्वल टू 4 अनुपात 5 है तो T2 अनुपात T1 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 5 अनुपात 4। ये डायरेक्ट लिखा जाता है। ठीक है बच्चे, आपने भी डायरेक्ट पढ़ा होगा। चलो मैं आपको बताता हूं कि ये बनता कहां से है। बेटा हमें पता है कि हमारा गोल्डन फॉर्मूला है d इज इक्वल टू s इंटू टी। अच्छा, इससे पहले आपको एक चीज और समझनी होगी, एक चीज आपको और जाननी होगी। हमने क्या देखा है आज तक कि चाल या तो मेरी किलोमीटर प्रति घंटा में होती है या मीटर प्रति सेकंड में होती है, और ये भी चाल है किलोमीटर प्रति घंटा, और ये भी चाल है मीटर प्रति सेकंड। तो अगर एग्जामिनर ने मुझे ये दे दिया कि किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि दोनों चाल हैं, तो इसके बीच एक संबंध स्थापित कीजिए। तो देखो हम पहले ये देखते हैं कि इनके बीच संबंध क्या बनेगा। मैंने माना कि किसी की चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में। क्लियर जी? मुझे पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और मुझे ये भी पता है कि मेरे 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होती है, और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होती है। तो 60 मिनट के अंदर 60 से मैं कर दूंगा गुणा, टोटल आ जाएगी मेरी सेकंड। कुल मिलाकर ये बना मेरा किलोमीटर का मीटर और ये बना मेरा घंटे का सेकंड। 1 0 1 0 1 0 1 0, 2 पंजे 10 और 2 तिया 6। तो मेरा क्या आया 5/18 मीटर प्रति सेकंड। तो मैं ये कह सकता हूं कि मैं किलोमीटर प्रति घंटे को 5/18 मीटर प्रति सेकंड लिख सकता हूं। बात क्लियर हुई? चलो, अगर मैं किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलता हूं तो हमने अभी पढ़ा कि 5/18 से, या इससे पहले एक चीज और समझो आप भाई। मान के चलो मेरा आ गया यहां से कि अगर मैं 1 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलता हूं तो मेरा निकल के आया 5/18 मीटर प्रति सेकंड। बात क्लियर है? इतनी बात सबको क्लियर है? चलो मान लेता हूं मैं कि वहां पर 1 किलोमीटर ना हो, 10 किलोमीटर हो, 20 किलोमीटर हो, 50 हो, 80 हो, 100 हो, कितना भी हो, व्हाटएवर। मैंने क्या मान लिया, मैंने माना कि यहाँ पर x किलोमीटर है, x किलोमीटर प्रति घंटा। जब मैंने x की गुणा इधर करी, भाई नॉर्मल यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा लिखा हुआ है, तो मैंने क्या करा, इसके अंदर x से गुणा कर दी। और जो रूल ये कहता है कि अगर मैं x की गुणा इधर करूंगा तो मुझे उधर भी करनी होगी। तो मैंने कर दिया x गुणा 5/18 मीटर प्रति सेकंड। अब मुझसे कोई कुछ भी कह दे, मुझसे कोई कह दे कि भाई साहब आपको 60 किलोमीटर प्रति घंटा, x की वैल्यू कितनी रख दी 60 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलो। तो मुझे पता क्या है, उसने कहा x का मान क्या रखना है आपको 60, तो मैंने 60 यहाँ रख दूंगा। मैं 60 यहाँ रखूंगा, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करूंगा 5/18 से गुणा। बात समझ में आई या नहीं आई? आई। चलो, जब हमने ये देखा यहाँ पर क्या
कि किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 5/18 से गुणा करते हैं। किलोमीटर प्रति घंटे को अगर मैं मीटर प्रति सेकंड में बदलता हूं तो 5/18 से मुझे गुणा करनी होती है। तो अगर मैं मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति सेकंड में बदलूंगा, उल्टा लेके आऊंगा, तो गुणा भी उल्टी होगी। नॉर्मल सी बात है। चलो, मैंने मीटर प्रति सेकंड को अब मैं किलोमीटर प्रति घंटे में बदलता हूँ, तो मैं 18/5 से गुणा कर देता हूँ। ठीक है। अब होता क्या बेटा, एग्जाम के अंदर बच्चा हो जाता है कंफ्यूज कि 5/18 से गुणा करूं या 18/5 से गुणा करूं। क्लियर है। चलो, इसका भी सॉल्यूशन निकालते हैं। हमने देखा कि किलोमीटर प्रति घंटे से आप जा रहे हो मीटर प्रति सेकंड में। बेटा किलोमीटर ज्यादा होता है या मीटर प्रति सेकंड ज्यादा होता है? obvious सी बात है, किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा होता है। आप किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में जा रहे हो, आप ज्यादा से कम पर जा रहे हो, ज्यादा से कम पर जा रहे हो। तो बेटा कुछ नहीं करना, कम वाली चीज ऊपर और बड़ी वाली चीज नीचे। क्लियर। चलो, अब अगला आया, आपको मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे पर जाना है। मीटर प्रति सेकंड छोटा, किलोमीटर बहुत बड़ा होता है, किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप छोटे से बड़े पर जा रहे हो, तो क्या करना, बड़ा ऊपर छोटा नीचे। दैट्स इट। बात समझ में आई? क्लियर है। चलो, अच्छी बात है। अब आते हैं हम अपने फॉर्मूले पर। तो हमने आज तक क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और इसके बाद हमें डायरेक्ट लिखवा दिया जाता है क्या, कि S1 अनुपात S2 इज इक्वल टू T2 अनुपात T1। कहते हैं कि जहां भी दो चालों का अनुपात आ जाएगा, समय का अनुपात निकालना हो तो उसका उल्टा कर दो। ठीक है। उल्टा क्यों कर दो? क्यों जी, मैंने आपको बता दिया कि चालों का अनुपात S1 अनुपात S2 होता है। तो हमसे बताया गया है कि अगर मुझे समय का अनुपात निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, उसका उल्टा कर दूंगा। ठीक है गुरुजी, हम इसका उल्टा कर देंगे, लेकिन करेंगे क्यों, रीजन क्या है, चलिए मैं आपको रीजन बताता हूं। ये होता है हमारा D इज इक्वल टू S इंटू टी। अब मानकर चलिए बेटा कि आपको A से B तक जाना है और इसकी दूरी है 240 किलोमीटर। कितनी है बच्चे, 240 किलोमीटर। आपको A से B तक जाना है, 240 किलोमीटर है। अगर आप A से B जा रहे हो, अगर आप A से B जा रहे हो या आप B से A जा रहे हो, तो क्या डिस्टेंस आपकी कम हुई? डिस्टेंस तो बेटा आपकी 240 की 240 ही है। अरे बात समझ में आ रही है? मैं A से B जा रहा हूं और B से वापस मैं A पर आ रहा हूं, तो क्या मेरी डिस्टेंस कम हुई? जो A और B के बीच मेरी दूरी है, मुझे चलनी तो उतनी है, जाने में उतनी तय करूंगा और आने में उतनी तय करूंगा। क्लियर हुई? चलो, तो मैंने यहां से एक चीज निकाली कि अगर मेरी डिस्टेंस कांस्टेंट है, अगर मेरी डिस्टेंस कांस्टेंट है, नियतांक है, नियतांक है, स्थिर है, तो मैं क्या कह सकता हूं कि D इज इक्वल टू, अच्छा हमने दूरी तो स्थिर रख दी। अब सपोज करो ये जो ये आदमी है, ये A से भी गया, यहाँ पर कोई आदमी है X नाम का और यहाँ पर कोई आदमी है Y नाम। X जो है वो A पर जा रहा है, कितने किलोमीटर के हिसाब से, 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। बात क्लियर? चलो, और जो B है वो आ रहा है, जो Y है वो आ रहा है A पर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। बात क्लियर हुई? बहुत अच्छे। अब बेटा ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, 240 किलोमीटर से जाना है, 1 घंटे में जाएगा 60, 1 घंटे में और जाएगा 60। ऐसे ही करते करते इसे लग जाएंगे कितना, 4 घंटे। मैं कह सकता हूं 6 चौक 24, इसे लगेंगे कितना, 4 घंटे। 4 घंटे में यहां पहुंच जाएगा। बात क्लियर हुई? चलो, इसी तरह से अगर मैं B की बात करूं, B से जो आदमी Y चल रहा है वो A पर आएगा, इसकी चाल कितनी है बच्चे, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में 80 किलोमीटर जा रहा है और जाना है उसे 240 किलोमीटर। 1 घंटे में 80 किलोमीटर जा रहा है और उसे जाना है 240 किलोमीटर, तो कितना टाइम मिलेगा, 8 या 24, 3 घंटे। तो हमने यहां से क्या देखा, हमने पहले ये देखा कि अगर इसकी चाल यहाँ पर चाल इसकी अलग है, इसकी अलग है, समय से अलग मिला, समय से अलग लगा। तो मैं कह सकता हूं कि अगर मेरी दूरी स्थित है तो एक आदमी की चाल अगर S1 T1 है, सेम दूरी तय करने के लिए दूसरे आदमी की चाल S2 T2 है,
तो मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों इक्वेशन को मैंने किया एक दूसरे से भाग, और मैं क्या निकल के आया, S1/S2 गुणा T1/T2 इजिकल टू 1 कह सकता हूँ। या मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ कि S1/S2 इजिकल टू T2/T1, या मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ क्या कि S1/S2 इजिकल टू T2/T1। तो यहां से मेरा एक रिलेशन निकल के आया कि अगर मेरे चालों का जो अनुपात होगा, समय का अनुपात उसका उल्टा होगा। अब हमने ये प्रूफ कर लिया। जब हमने ये प्रूफ करा तो हम इसको देखते हैं करके इस पर कि ये वास्तव में अप्लाई होता है या नहीं। चलिए, हमने देखा क्या कि इनकी चाल क्या थी, एक की 60 है, एक्स की है 60 और वाई की कितनी थी बच्चे, वाई की थी 80। अगर मैं इसको काटता हूं तो मेरे चालों का अनुपात क्या आ गया, S1/S2 क्या है मेरा, 2 × 6 2 × 8, 3/4, 3/4 का मेरा अनुपात आया चालों का। क्लियर हुआ। और जो इनका समय का अनुपात था वो क्या आया, समय ये लेना है 4 घंटे, T1/T2 क्या आया 4/3। तो क्या जो इनकी चालों का अनुपात है वो इनके समय का अनुपात का उल्टा नहीं होगा। S1 जो स्पीड S1 की है और जो स्पीड S2 की है, इनका जो अनुपात आया समय का अनुपात क्या इसका उल्टा नहीं है, उल्टा है। तो यहां से हमने एक चीज सीखी कि मेरा चालों का अनुपात उल्टा होता है समय के अनुपात का। बात क्लियर हुई। चलो, इतनी चीज हमने आज तक सबने सीखी। इसके बाद हम एक चीज और सीखते हैं, एक नई चीज। अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा कि अगर मेरी डिस्टेंस कांस्टेंट है, अगर मेरी डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो हमने देखा क्या कि अगर मेरी डिस्टेंस कांस्टेंट है तो हमारा एक गोल्डन रिलेशन निकल के आया, जो आपको बेटा आगे तक ध्यान रखना है। बड़े बड़े क्वेश्चन के अंदर जहां पर हमें टाइम अपना एज्यूम करना है, टाइम को अपने को बचाना है, तो वहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, इसका यूज करना पड़ेगा। क्या था, S1/S2 इजिकल टू T2/T1। ये जो उनकी चालों का अनुपात है, समय का अनुपात उसका उल्टा होता है। कब, जब आपकी डिस्टेंस कांस्टेंट है। ये बात मोस्ट इंपोर्टेंट मैं बता रहा हूं आपको। अगर आपकी डिस्टेंस कांस्टेंट है तो ही आपका S1/S2 इजिकल टू T2/T2 होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बात क्लियर हुई। चलो अगला देखते हैं। अगर मैं अपना टाइम को कांस्टेंट रख दूं, टाइम को कांस्टेंट रख दूं, नियतांक कर दूं इसको, मैंने टाइम को स्थिर रख दिया, टाइम मैंने नहीं छेड़ा, अब मैं टाइम को नहीं छेड़ रहा हूं, टाइम मेरा ऐसा का ऐसे। चलिए, अब केवल दूरी और स्पीड हिलेंगी। क्या हिलेंगी, दूरी और स्पीड। तो मैं कह सकता हूं कि d1 दूरी चलेगा कोई S1 स्पीड से, अगर वो टाइम ले रहा है t। बात क्लियर। कोई दूसरा आदमी है वो d2 स्पीड चल रहा है, अगर उसकी चाल है S2, टाइम मिलेगा t। क्या समय यहां बदला, भाई समय यहां बदला, समय यहां नहीं बदला। क्यों, क्योंकि हमने समय को रख दिया कांस्टेंट। जैसे हमने लास्ट केस में डिस्टेंस को कांस्टेंट रखा था, सेम इसी तरह हमने यहाँ पर टाइम को कांस्टेंट रख दिया, टाइम को हमने यहाँ पर फिक्स कर दिया। बात क्लियर हुई। चलिए, अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों को डिवाइड कर रहा हूँ एक दूसरे से डिवाइड कर रहा हूँ। जब डिवाइड करा तो मैंने देखा क्या t से t मेरा कट गया, बचा क्या d1/d2 इजिकल टू S1/S2। या मैं कह सकता हूँ कि d1/d2 इजिकल टू S1/S2। तो यहां से बच्चे मेरे एक और रिलेशन निकल के आया कि अगर मेरी दूरियों का अनुपात दे रखा है या मेरे समय का अनुपात दे रखा है, तो मैं कह सकता हूं कि दूरी का अनुपात मेरी चालों के अनुपात के बराबर होता है। बात समझ में आई या नहीं आई। दूरी का अनुपात समय के अनुपात के बराबर होता है। चलिए इसे देखते हैं कैसे होता है। मान लीजिए दो दोस्त हैं ए और बी, ए और बी। ए ने कहा बी से कि एक काम कर, चल आज दोनों मिलते हैं, एक काम करते हैं, यहां जाते हैं कहीं सी स्थान पर। कहां जाते हैं, सी स्थान पर।
बी ने कहा ठीक है भाई, यहाँ पे आके मिल लेते हैं, तुम भी आ जाओ और मैं भी आता हूँ। उसने कहा ठीक है, तुम भी आ जाओ और मैं भी आता हूँ। तो होता क्या है, यहाँ से निकलता है ए और यहाँ से निकलता है बी। बात क्लियर हुई। दोनों निकले 4 बजे, दोनों निकले 4 बजे। 4 बजे ए अपने यहाँ से निकलता है और 4 बजे बी अपने यहाँ से निकलता है। ए ने कहा बी से और बी ने कहा ए से कि भाई एक स्थान पर मिलते हैं जिसका नाम है सी, कि सी पर मिलते हैं दोनों। ठीक, अब ए ने कहा ठीक है भाई, 3 सी पर मिलते हैं, कोई बात नहीं है। बी ने कहा ठीक है। अब ये 4 बजे दोनों क्या करते हैं, अपने घर से निकल जाते हैं और ए चलता है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। कितना चलता है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। और बी चलता है कितना, बी चलता है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। बात क्लियर हुई, चलो बहुत अच्छी बात है। ए चला 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, बी चला 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। मान लेते हैं कि ए से बी तक की जो दूरी है वो 280 किलोमीटर है, 280 किलोमीटर। अब बेटा इसने भी टी टाइम लिया और इसने भी टी टाइम लिया। क्लियर है, 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे जितने भी लिए होंगे, दोनों ने बराबर समय लिया। क्लियर, 280 किलोमीटर की दूरी है, एक चला 60 की स्पीड से, एक चला 80 की स्पीड से, टाइम दोनों ने लिया बराबर। अरे मैं मान के चल रहा हूं कि इन्होंने कम से कम 1 घंटा लिया, मान के चलो। अभी मैं दूरी छोड़ दे रहा हूं, चलो मैंने माना कि वो 1 किलोमीटर चले, सॉरी 1 घंटे चले। हो कितना चले, 1 घंटा। अगर वो 1 घंटे चलते हैं तो ये चलेगा 60 और ये चलेगा 80। बात क्लियर हुई। मैंने माना कि वो 1 घंटे बाद आकर मिल गए और 1 घंटे के बाद आकर के मिलने के बाद वो यहाँ पर मिल गए, तो ये चला होगा 60 और ये चला होगा 80। बात क्लियर हुई। इसी तरह से मैंने मान लिया कि वो चले कुल 280 किलोमीटर। कितना, 280 किलोमीटर। ए की चाल 60, बी की चाल 80। बात समझ में आई या नहीं आई? अब मुझसे वो डायरेक्ट पूछेगा कि ए कितना चला और बी कितना चला, ए कितना चला और बी कितना चला। तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूं क्या, कि चालों का अनुपात इजिकल टू कितना है, 60:80, 3:4 का। कितने का अनुपात है, 3:4 का। किसका, S1:S2। और मुझसे उसने कहा कि D1:D2 बताओ। अरे बेवकूफो, मुझे पता नहीं है क्या कि जो मेरा चालों का अनुपात होगा वही मेरा समय का अनुपात, वही मेरा दूरी का अनुपात होगा। जो मेरा चालों का अनुपात होगा वही मेरा दूरी का अनुपात होगा। तो मैं कह सकता हूं कि मेरी चाल का अनुपात है 3:4, तो उनकी दूरी का अनुपात भी क्या होगा, 3:4। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? दूरी, अगर वो आपसे पूछना है कि कौन कितनी दूरी चला, कौन कितनी दूरी चला, तो कुछ नहीं करना, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस इनटू जिसकी पूछी जाए उसकी ऊपर टोटल नीचे, टोटल नीचे। टोटल डिस्टेंस है 280, पूछ रहा है एक ही, अपॉन 4 3 7, 7 चौक 28, 4 तिया 12। 120 किलोमीटर चला ये, तो ये कितना चला होगा, 160 किलोमीटर। दैट्स इट। बात समझ में आई या नहीं आई? देखो 6 दूनी 12, 2 घंटे, और 8 दूनी 16, 2 घंटे, दोनों 2 घंटे चले, टाइम मेरा कांस्टेंट है। बात समझ में आई या नहीं आई? तो अभी तक हमने बेटा 2 चीज सीखी, अभी तक हमने 2 चीज सीखी। क्या, एक तो हमने सीखा कि अगर मेरी डिस्टेंस, कांस्टेंट है तो S1:S2 इजिकल टू क्या होता है, T2:T1। क्लियर है? और अगर मेरा टाइम कांस्टेंट है तो मैंने क्या पढ़ा कि D1:D2 इजिकल टू S1:S2। अरे ये 2 बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? 2 बात क्लियर हो गई। ठीक, अब तीसरा केस और सीखते हैं, तीसरा और लास्ट केस। ठीक, अगर मेन केस है ये वाला और थर्ड केस, दोनों सिंपल है और दोनों एक जैसे हैं। क्लियर? चलिए अब मैं क्या करता हूं,
मेरा फॉर्मूला होता है डी इज इक्वल टू एस इंटू टी। हमने डी कॉन्स्टेंट रख लिया, हमने टी कॉन्स्टेंट रख लिया, और अब मैंने रखा एस को कॉन्स्टेंट, मतलब नियतांक। जब मैंने एस को यहां पर कॉन्स्टेंट रखा तो बेटे मेरे रूल क्या निकल के आएगा, एस नहीं हिलेगा, डी1 इज इक्वल टू एस गुणा टी1। बात समझ में आई। डी2 इज इक्वल टू एस गुणा टी2। क्या मेरा एस हिला, क्या मेरी चाल हिली? चाल मेरी डिक्टो की डिक्टो रही। क्या हिला? मेरी डिस्टेंस हिली, टाइम हिला, डिस्टेंस हिली, टाइम हिला। सेम काम करना, दोनों को भाग करा, एस से एस गया, क्या आया? D1 अनुपात D2 इज इक्वल टू T1 अनुपात T2। या मैं कह सकता हूं कि D1 अनुपात D2 इज इक्वल टू T1 अनुपात T2। तो बेटा हमने बेसिकली तीन रूल पढ़े। हमने बेसिकली तीन रूल पढ़े। क्या? कि अगर मेरी डिस्टेंस कांस्टेंट है, अगर मेरी डिस्टेंस कांस्टेंट है तो चालों का अनुपात उल्टा होता है समय के अनुपात का। अगर मेरा समय कांस्टेंट है, अगर मेरा समय स्थिर है, तो दूरी का अनुपात बराबर होता है चालों के अनुपात का। क्लियर? और तीसरा हमने पढ़ा, और लास्ट हमने पढ़ा कि यदि मेरी स्पीड s मेरी कांस्टेंट है, यदि मेरी स्पीड s कांस्टेंट है, नियतांक है, स्थिर है, तो D1 अनुपात D2 का अनुपात क्या होगा? T1 अनुपात T2 का। बात समझ में आई या नहीं आई? तो बेटा ये आज की एकदम बेसिक क्लास थी, जिसमें मैंने आपको बताया कि हम अगर किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एग्जाम के अंदर वो टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। क्लियर बात हुई? मैंने आपको बताया कि ये जो आपका टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं आपको, किस एग्जाम में कितना आता है, इसका वेटेज कितना होता है, किस एग्जाम के अंदर क्वेश्चन हार्ड पूछता है और किस एग्जाम के अंदर लो पूछता है। अगर मैं स्टेट एग्जाम की बात करूं ना बच्चे, अगर मैं स्टेट एग्जाम की बात करता हूं, अगर मैं स्टेट एग्जाम की बात करता हूं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस। क्लियर हो रही है बात? ठीक है बच्चे? तो जब भी किसी आप टॉपिक को पढ़ो तो सबसे पहले ये देखो कि वो टॉपिक हमारे एग्जाम के अंदर कितना रिलेवेंट करता है, उसका वेटेज कितना है। बात की रही। चलिए, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।